Hari Om everyone. Hari Om sir. Hari Om. Hari Om. So now we can interact and have the classes. Hari Om everyone. Today we shall see a very interesting and very important chapter, current network. Current network chapter को हम लोग अभी देखने वाले हैं. सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं. The total class will be with the objective to tackle to face the +2 science CHSE बोर्ड. ठीक है, तो उसको जो जो चाहिए वही बताएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे. ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं विद द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. नाम में ही सबसे पहले रखा है करंट, तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे. एकदम लंबा नोट्स नहीं बनाएंगे, जितना चाहिए उतना बनाएंगे. व्हाट इज करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब देखो, चार्ज क्या है आप लोगों को मालूम है. वैसे कोई बॉडी को अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और इनफैक्ट हर एक एटम में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो टोटल चार्ज 0 होते हैं. कोई एक एटम को नेगेटिव करना है तो यू गिव मोर इलेक्ट्रॉन्स टू इट. पॉजिटिव करना है तो शुड वी गिव मोर प्रोटॉन्स? नो, प्रोटॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. आप न्यूक्लियस को तोड़ के ना प्रोटॉन निकाल सकते हो ना दे सकते हो. फिर कोई एक एटम को पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एटम बिकम्स पॉजिटिव. कहने का मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक पूरा का पूरा एटम जिसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है. कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है मतलब एक पूरा एटम मूव कर रहा है. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई एक वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है का मतलब हुआ कि एक पूरा का पूरा एटम ऐसे मूव कर रहा है. एटम कैसे मूव कर सकता है? व्हाट मूव्स यू नो आर द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं. लेकिन करंट का डेफिनेशन क्या कहता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जबकि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करते ही नहीं. क्या फ्लो करते हैं? फ्लो करते हैं नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स. तो हम कहेंगे इन केस ऑफ conductors or solids, electrons are the majority charge carriers. majority charge carrier. charge carrier कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है. electrons are the majority charge carrier. अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है. और करंट क्या है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब मान लो कि कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. कैसे होता है? बाय मूवमेंट ऑफ चार्जेस. व्हाट इज मूविंग? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो हम कहेंगे, ऐसे समझ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज उल्टा जा रहा है. ऐसे मान के चलते हैं. ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मोशन के कारण करंट हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज. करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. रेट ऑफ फ्लो का मतलब कितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है. तो हम कहेंगे, समझे? तो ये सब लिखेंगे. थोड़ा सा क्या लिखेंगे? लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करेंट इज opposite to the direction of flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स जैसे जा रहे हैं हम कहेंगे कि हमारा करंट उसका उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है. समझ में आ गया लॉजिक? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज taken opposite to direction of flow of current.
समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं छोटा सा चीज पूछूंगा। सपोज किसी एक ऑर्बिट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते रहते हैं न्यूक्लियस की चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। कोई आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट है। बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ऑर्बिट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्या कहोगे आप? डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ऑर्बिट क्लॉकवाइज कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, सबको मुंह खोल के जवाब देना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ये जो करंट का डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या मतलब होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब कितनी जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर चार्जेस धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो इज स्लो, नहीं। और चार्ज जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चार्ज जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो इज हाई। तो कितना चार्ज जा रहे हैं पर सेकेंड, दैट गिव्स यू दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। समझ में आया क्या? और वैसे भी आप जानते हो कि आपका फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े होंगे वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय dy by dx। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे, इफ q कूलम ऑफ चार्ज, q कूलम ऑफ चार्ज इज, और dq कूलम ऑफ चार्ज, dq कूलम ऑफ चार्ज, dq मतलब एक छोटा सा, हाँ छोटा सा चार्ज को हम इसीलिए dq ले रहे हैं, कोई छोटा सा चार्ज है। dq कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू a wire in dt seconds। then हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द करंट? करंट को हम लिखेंगे dq चार्ज जा रहा है, dq कूलम चार्ज जा रहा है, वो भी dt सेकेंड में। किस रेट में फ्लो हो रहा है? 5 केजी टमाटर का दाम 25 रुपया है, रेट क्या है ना 25/5। वैसे ही dq चार्ज जा रहा है dt सेकेंड में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? dq/dt। हाँ, तो करंट इज गिवन बाय dq/dt। dq का यूनिट क्या है? कूलम, है ना, और dt का सेकेंड। ये कूलम पर सेकेंड को अदरवाइज हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर, जिसको हम लोग कभी कभार ए करके लिख देते हैं, AMP करके लिख देते हैं। तो यूनिट ऑफ करंट इज dq, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। ठीक है, करंट क्या है समझ में आया। नेक्स्ट, अब ऐसा भी हो सकता है कि करंट इज फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट रेट। मान लो पहला q सेकंड में, पहला t सेकंड में जितना चार्ज गया, दूसरा t सेकंड में भी उतना चार्ज गया, तीसरा t सेकंड में भी उतना ही चार्ज गया, तो कहेंगे करंट इज फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट रेट। तो हम कहेंगे व्हेन ए टोटल ऑफ q कूलम चार्ज is passed through a wire in total time t second, then current is given by I is equal to q/t, वही कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। तो करंट निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना है, करंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। और छोटा सा एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, वो आपको याद रखना है कि अगर हम करंट वर्सेस टाइम डायग्राम करेंगे, सपोज किसी एक वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो समय के साथ बदल रहा है, ये हो गया करंट, ये हो गया टाइम। मान लो कि जब ये t = t1 था
करंट ये था, T=T2 था, करंट ये था, T=T3 था, करंट ये था, करंट बदल रहा था। तो अगर इस सारे ग्राफ को जोड़ेंगे, करंट का वेरिएशन कैसे हो रहा है, हम कहेंगे करंट ऐसा कुछ वेरी कर रहा है। मतलब किस समय में क्या करंट जानने के लिए उस समय में करेस्पॉन्डिंग करंट देखना है। अगर कोई मेरे को पूछेगा कि व्हाट इज द करंट एट T=T1, तो मैं कहूंगा T=T1 में ये करंट है ना, T=T1 में ये करंट है। कोई पूछेगा T=T2 में क्या करंट है, तो आप कहोगे T=T2 में ये करंट है। तो अलग अलग समय में आपको अलग अलग करंट मिल सकता है फ्रॉम दी डायग्राम। तो डायग्राम से क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि किसी एक समय में करंट कितना है हम पता कर सकते हैं। अच्छा, ये डायग्राम से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर ऐसा कोई एक करंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया है, इधर क्या दिया है करंट, इधर क्या दिया है करंट, इधर क्या दिया है टाइम, तो ये जो एरिया है ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया रिप्रेजेंट करता है चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि हाइट इज रिप्रेजेंटिंग करंट, विड्थ इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम क्या होता है? चार्ज। तो ध्यान रखना है इन ए करंट वर्सेस टाइम डायग्राम, इन ए करंट वर्सेस टाइम डायग्राम versus time diagram, in a current versus time diagram, the area under the diagram, the area under diagram represents, क्या represent करता है और gives क्या, the amount of charge transferred, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया वो रिप्रेजेंट करता है कौन? एरिया अंडर द डायग्राम। बस इतना ही थ्योरी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, चलिए सीधे सीधे देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग जो चीज देखे उसको अगर हम ब्रीफ करेंगे तो ब्रीफ में हम देखेंगे I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई मीन पॉजिटिव चार्ज, और क्या देखे I इज dq/dt, चाहो तो आप इसको q/t भी लिख सकते हो, यूनिट होता है एम्पियर। और दूसरा देखे एरिया अंडर I वर्सेस t डायग्राम गिव्स चार्ज। बस इतना ही चीज है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इज ए 20 मिली एम्पियर करेंट, 20 मिली एम्पियर करेंट passes through a wire for 40 milliseconds. Find the charge transferred. Find the charge transferred. बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखेंगे क्या डाटा दिया है, 20 मिली एम्पियर करंट ऑलरेडी दिया है 20 मिली एम्पियर, जिसको चाहो तो आप इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 20 मिली को एम्पियर करो 10⁻³ एम्पियर। कितना समय के लिए फ्लो किया, 40 मिली सेकेंड अगेन, मिली सेकेंड मतलब 40 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द चार्ज। अब QIT में क्या रिलेशन है, Q इज इक्वल टू I इंटू T, हाँ मल्टीप्लाई करिए, इट इज 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई टू 40 इंटू 10⁻³ दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 800 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज 10⁻⁶ कूलम्स। समझ में आया क्या, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो ये जो 10⁻⁶ हुआ ना, इसको आप चाहो तो थोड़ा प्यार से ऐसे लिख सकते हो 800 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था,
एंड यू वोंट बिलीव, इतना सिंपल क्वेश्चन ही आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। कोई खूंखार खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन ही आपकी बोर्ड में आता है। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड व्हाट करेंट is required to transfer 60 millicoulomb charge in 4 seconds। 4 सेकेंड में 60 मिलीकूलम चार्ज ट्रांसफर करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। विथ ए लिटिल रफ वर्क यू कैन से व्हाट इज गिवन हियर। सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो दिया है कि 60 मिलीकूलम चार्ज होगा। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻³ कूलम, और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड। अब करंट निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप लोगों को तो सब कुछ आता है, बस एक ही चीज छोड़ के नहीं, बाहुबली को कटप्पा क्यों मारा, ये छोड़ के बाकी सब कुछ आता है। बताओ आई क्या हो जाएगा, Q/T कितना हो गया भाई, इट इज 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4, इट इज 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जिसको आप कह सकते हो 15 मिली एम्पियर। सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या? हाँ भाई हाँ, इतना ही इजी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, जो आता है आपके बोर्ड में। द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge passing through, the amount of charge passing through a wire at any time t, मतलब t सेकेंड में कितना जाता है, at any time t is given by Q is equal to 4t² plus 6t कूलम। ऐसा दिया, the amount of charge passing through anywhere in a time of t seconds is given by 4t² plus 60 कूलम। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड करेंट in wire at t equal to 2 seconds। जब t equal to 2 सेकेंड हुआ था क्या करंट जा रहा था बताओ। अब Q/T करने से काम नहीं निकलने वाला, Q इज गिवन एज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, dQ/dt। वो आपको आता है डेरिवेटिव निकालना, स्कूल में भी हो चुका है। तो आप कहोगे करेंट, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, करेंट इज dQ/dt। अब Q अगर 4t² plus 60 है, dQ/dt तो आपको आता है 4t² का डेरिवेटिव 4 इंटू 2 इंटू t⁻²⁻1। 6t को आप 6t⁻1 बोल सकते हो ना, तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 1 इंटू t⁻1 - 1। थोड़ा देखो तो 4 इंटू 2 8, t⁻2 - 1 इज t, 8t। हाँ ठीक है, और क्या है ये t⁻1 - 1 इज t⁻0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये गया तो क्या बन गया +6। दिस इज द करेंट इन एम्पियर। क्या पूछा है करेंट इन द वायर एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 8 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा करंट बाबा, 8 इंटू t की जगह 2 डाल दो, प्लस 6, 16 प्लस 6 इज 22 एम्पियर। क्या एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग सर। अंडरस्टैंडिंग, सो नाइस। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If
16 एम्पियर करंट passes through a wire for 20 milliseconds. Find how many electrons are transferred. हम तो जानते हैं कि जो करंट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किंतु मूव तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब पूछा है कि अगर 16 मिली एम्पियर करंट गया, 16 एम्पियर करंट गया 20 मिली सेकेंड के लिए, कितना टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितना सोल्यूशन है। थोड़ा सोल्यूशन बनाने से पहले हम इसके एक जस्टिफाइड फॉर्मूला बना देते हैं। इफ n electrons are transferred in t seconds, then Q कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को E मानेंगे तो n इंटू E, कितना चार्ज गया, एंड I कितना हो जाएगा Q बाई T, सो इट इज n E बाई T। फॉर्मूला याद रखना, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स, उसमें आपका करंट कितना हो जाएगा n E बाई T, और E का वैल्यू क्या लेंगे, विल नॉट राइट -1.6 क्योंकि हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। E का वैल्यू लिख देंगे, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन हियर, व्हाट इज I? I is 16 amperes. What is T? T is 20 milliseconds. तो ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या कहोगे, I is equal to n by t है ना, तो आप क्या कहोगे, you will say n is equal to t को इधर ले आओ, I t by e को इधर ले आओ। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? तो कहेंगे 16 t है 20 मिली सेकेंड, मतलब 20 इंटू 10⁻³ भूलना मत, 20 इंटू 10⁻³ बाय e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, सिंप्लीफाई करना तो आता है, 16/1.6, 16/1.6 होता है 10, तो ऊपर वाला हो गया 10 इंटू 20 और इंटू ये 10 पावर जो -3 था, ये नीचे से 10⁻⁻19 को ऊपर ले लो, बनेगा 10⁻+19, 10⁻+19 इंटू 10⁻⁻3 विल गिव यू 10⁻+16, है ना। बस और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपका काम बन जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कितना बन गया ये, इट इज कमिंग आउट विद 200 इंटू 10⁻16। तो कितने तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, यू से 200 इंटू 10⁻16 और 2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये आंसर भी देखना है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स, देन द करंट इज n E by t, that's all. Next question, in the current versus time diagram, find charge transferred in 4 seconds। अच्छा,
ये कोई करंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया गया है आपको, दिया है कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, इधर दिया है I इन एम्पियर, इधर दिया है T इन सेकेंड, ऐसे करके दिया गया है। T इन सेकेंड में इधर दिया गया है, I इन एम्पियर में दिया गया है। और दिया गया है क्या डायग्राम, डायग्राम में ये दिया है कि यहाँ पर 4 सेकेंड है, यहाँ पर 4 सेकेंड है, और यहाँ पर आपका करंट दिया है 10 एम्पियर, सपोज 10 एम्पियर। पूछा है व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर्ड इन द इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स, मतलब 0 से 4 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। करंट वर्सेस टाइम डायग्राम में कैसे निकलता है चार्ज ट्रांसफर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द डायग्राम। आप क्लियरली देखो, ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये डायग्राम में ये एरिया विल गिव यू द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अच्छा, तो हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू Q ट्रांसफर इज इक्वल टू एरिया अंडर डायग्राम। और देखो तो ये एरिया कितना है भाई, ये तो ट्रायंगल है, तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस इज 4, हाइट कितना है, हाइट इज 10 और इट इज 20 कूलम्स। 20 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो यहां पर हमें करंट क्या है समझ में आया, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब इसी के अंदर ही आएगा करंट का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस को यूजुअली हम लोग R से डिनोट करते हैं, यूनिट होता है ओम, जिसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, कछुआ जैसे बनाते हैं, ये ओम। क्या है ये रेजिस्टेंस? It is the opposition. It is the opposition to flow of current. Flow of current through a material. किसी एक मटेरियल के अंदर से, और मीडियम कहो, किसी एक मीडियम के अंदर से जब करंट फ्लो करता है, करंट को कोई अपोज करता है। भाई कौन अपोज करेगा करंट को? हम लोग तो डरते हैं, शॉक लगाता है ना। अपोज कौन करता है? अरे किसी एक वायर के अंदर से जब करंट जा रहा है, ये सोचो कि ये कोई एक वायर है, ये क्या पाइप है? पाइप नहीं है, ये भरा हुआ है किससे? एटम से। हर एक एटम का अपना इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, और बाहर का इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगा, इन लोगों के साथ टकराएगा तो जाने में उसको अपोजिशन मिलेगा, टकराएगा तो अपोजिशन मिलेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, जितनी ज्यादा टकराव होगा उतना ज्यादा अपोजिशन होगा। मतलब द अपोजिशन इज मोस्टली ड्यू टू द कोलिजन मेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द मटेरियल। बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर से जा रहा है, धक्का मुक्का खा के जा रहा है, अपोजिशन मिल रहा है ना। तो क्या देखें कि कितना इसको धक्का मुक्का मिल रहा है, उसके ऊपर ये अपोजिशन डिपेंड करता है। ये एक फैक्टर, ये दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, और भी फैक्टर्स है। चलिए पहले धक्का मुक्का वाली बात को देखते हैं, कितने ठोक कोलिजन ये ले रहा है। देखो हम लोग पढ़ तो रहे हैं, सब कुछ लिखेंगे उतना जितना हमें बोर्ड में क्वेश्चन में आएगा। तो ये इसको जो अपोजिशन मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन, द स्ट्राइकिंग, है ना, ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन विद देम। ये गया, इसको टकराया, फिर ऐसे आया, ऐसे टकराते 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 जा रहा है। जितने ज्यादा टकराव होगा उतना ज्यादा अपोजिशन है। अब सोचो, अगर ये वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, कि लेंथ कम होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा? वायर का लेंथ अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स विल बी मोर और लेस। लेंथ अगर ज्यादा होगा, ये वायर का लेंथ L है, यहां से यहां तक का लेंथ L है, अगर ज्यादा लेंथ ले लेंगे तो ये जो धक्का मुक्का हो रहा था ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। हे भगवान, ज्यादा। कौन है वो महानुभव? देखो ये जा रहा है, जब यहां से यहां पर गया, 2-3 से टकराया, अगर ये और भी लंबा होगा तो सबके साथ धक्का खाते 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 आगे जाएगा ना। देयर बी मोर नंबर ऑफ कोलिजन एज इट पासेस अवे,
है कि नहीं? तो देखो कि जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा धक्का खाते 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 जाएगा, मतलब इट विल मीट मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स ओवर ए लॉन्गर लेंथ, और नंबर ऑफ कोलिजन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रेजिस्टेंस, मतलब जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं? ठीक है। दूसरा सोचो कि एक वायर है, ये हमें समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब देखो इसमें अगर मैं सोचो कि ऐसे कि आई टेक ए थीन पाइप, हाँ मैं एक थीन पाइप लिया और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक थिक पाइप ले रहा हूं, एक मोटा पाइप और एक पतला पाइप, दोनों का साइज, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है, बराबर लेंथ की दो पाइप में ले रहा हूं, ठीक है, बराबर लेंथ की दो पाइप को मैं ले रहा हूं, ये पाइप का लेंथ जितना है ये पाइप का लेंथ उतना है। थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मैं कोई बॉल को इसके अंदर फेंकता हूं, ये जाएगा, बॉल ऐसे टकराएगा 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 टकराएगा, टकराते 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 विंग करके निकल जाएगा। सेम बॉल को इसमें फेंकूं तो टकराएगा 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 और निकल के आ जाएगा। देखो तो इस केस में एरिया कम था, इस केस में एरिया ज्यादा था, कौन सा केस में मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस, ज्यादा टकराव हो रहा है, कौन सा केस में, पतले में कि मोटे में? पतले में ज्यादा हो रहा है ना, पतला वाला पाइप के अंदर से जब बॉल जा रहा है इधर उधर ठुक ठाक के जा रहा है तो बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहा है, और जो मोटे में जा रहा है लेस नंबर ऑफ कोलिजन से हो रहा है। तो इसी सिरे से आप सोच सकते हो कि कोई पतला वायर होगा तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको ज्यादा कोलिजन मिलेंगे, मोटा वायर होगा तो कम कोलिजन मिलेंगे, मतलब जितना मोटा वायर उतना कम कोलिजन, जितना कम कोलिजन जितना कम टकराव उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो टकराव के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसे डिपेंड करता है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, हम क्या कहेंगे, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? अगर एरिया बढ़ गया, मोटा हो गया तो कोलिजन बढ़ गया कि घट गया? कोलिजन घट गया। रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए, घटेगा। जब एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है तो हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जोर से बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना, ये एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये दोनों चीज से हमें क्या समझ में आया, दोनों चीज से हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल और ए वायर जो भी है डिपेंड्स ऑन व्हाट, resistance of a wire depends on the dimension मतलब size of wire and nature of wire। R is proportional to L, R is proportional to 1 by A, this altogether gives you R proportional to L by A, और constant of proportionality क्या है, R is equal to rho L by A। एक नया चीज इसके सामने आके खड़ा हो गया, कौन है ये, रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब साइज, है ना, शेप एंड साइज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। और देखिए कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो L बाई A है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा कोई एक वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है
ये लेंथ इसका L है, और ये जो एरिया है ना, दिस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। तो फिर L is length of wire, A is cross section एरिया, मतलब ये वाला एरिया। और ये जो रो है, ये नया चीज में डाल दिया हूं, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, इसका नाम रेजिस्टिविटी। ये रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। R is proportional to L by A, तो R is equal to रो L by A। ये जो रो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। R हो गया रेजिस्टिविटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल का वायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, R इज इक्वल टू रो L बाई A। समझ में आया क्या? अगर ये बात है, ये बात है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। ये जो रेजिस्टिविटी है इसको रो कहते हैं। ये क्या है, इट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज लेस और स्मॉल। इट इज स्मॉल फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर के लिए काफी कम होता है। एंड लार्ज फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के लिए ये काफी ज्यादा होता है। कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसमें करंट आसानी से नहीं फ्लो करता है। बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाओ तो थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। बताओ, कॉपर वायर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कंडक्टर। ओ भगवान, अरे कॉपर में करंट फ्लो नहीं करता है क्या? करता है ना। अगर कॉपर में करंट फ्लो करता है तो इंसुलेटर कैसे होगा, वो तो कंडक्टर है कि नहीं? अच्छा बताओ, वुड क्या है, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? इंसुलेटर। यस, इसका मतलब कॉपर के लिए जो आपका रेजिस्टिविटी होगा दैट विल बी लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ वुड का रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होगा। कॉपर का रेजिस्टिविटी होता है समथिंग इंटू 10⁻⁻⁶, इस फॉर्म में, इतना वैल्यू में होता है। जबकि वुड का समथिंग इंटू 10⁻+6, सोचो 10⁻12 टाइम्स है रेजिस्टेंस। एनीवे, तो हम देख रहे हैं कि कॉपर का रेजिस्टिविटी कम है, वुड का ज्यादा है। और ये रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ध्यान रहे कि कॉपर और एल्युमिनियम में से कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर, एल्युमिनियम इज ए इंफीरियर कंडक्टर, बट अच्छा कंडक्टर है, कॉपर से ज्यादा है उसका रेजिस्टिविटी। कॉपर में आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, और एल्युमिनियम में पास करेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, रेजिस्टेंस मिलता है करंट को जाने में। और कोई चीज गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जानने का एक दूसरा तरीका भी, जो चीज में से हीट आसानी से ट्रांसफर कर जाता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये देखा गया है कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कोई लकड़ी को अगर आग में डालोगे आपके हाथ जलेगा क्या? एक एंड को आग में डालोगे, दूसरा एंड गर्म नहीं होता है। लेकिन कोई आयरन बार को आग में डालोगे तो हीट आ जाता है, हाथ गर्म हो जाता है। मतलब आयरन इज ए गुड कंडक्टर बट वुड इज ए बैड कंडक्टर। वुड बीइंग ए बैड कंडक्टर उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, आयरन बीइंग ए गुड कंडक्टर उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। जो गुड कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी कम होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया? ठीक है, हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। और कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी है, एल्युमिनियम के लिए दूसरा है, वुड के लिए तीसरा है। अच्छा, फिर क्या, हम अगर यूनिट देखना चाहेंगे रेजिस्टिविटी का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? देखो, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं
क्या देखें कि हमारा जो रेजिस्टेंस था क्या था वो R इज इक्वल टू रो L बाई A। इससे हमें क्या पता चलता है, रो इज इक्वल टू A को इधर ले आओ R इंटू A बाई L। R का यूनिट था ओम, एरिया की यूनिट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है मीटर में, तो कट गया, क्या मिला, यूनिट इज कमिंग आउट टू बी ओम मीटर। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। समझ में आया क्या? अच्छा यहां पे देखो, मैं आपको थोड़ा एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये कोई एक वायर का रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस इतना है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। उससे पता चल गया कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। थोड़ा सोच के बताना मेरे को, जो सही बताएगा उसको शाबाशी मिलेगा। अगर कोई एक वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा? लेंथ अगर ज्यादा हुआ तो, अगर लेंथ ज्यादा हुआ तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा सर, ज्यादा होगा। हे भगवान, कोई कॉपर वायर है, सोचो एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, दूसरा एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 3 मीटर है। किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? पहले वाले का लेंथ कितना है 2 मीटर, दूसरे वाले का लेंथ कितना है 3 मीटर। किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, पहला वाला कि दूसरे वाला? सर पहला वाला। पहला वाला। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। एक वायर लिए, सिमिलर थिकनेस का वायर, ये वायर का लेंथ है 3 मीटर, ये वायर का लेंथ है 2 मीटर। पूछा है किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है? आप बोलोगे जिसका एल कम होगा उसका रो ज्यादा होगा, उसी को लेके कोई बोल दिया पहला वाला। लेकिन मेरे भाई अभी तो थोड़ी देर पहले मैं बताया, क्या रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये अगर कॉपर वायर है, ये भी अगर कॉपर वायर है, दोनों कॉपर है, रेजिस्टिविटी सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। लेंथ अगर ज्यादा या कम होगा, अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होगा, बट द रेशियो विल रिमेन सेम। तो ध्यान रहे, लंबा वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है या कम होता है, ऐसे बोलना गलत है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। कोई पूछेगा इतना लंबा वायर का रेजिस्टिविटी नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या है, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी क्या है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस स्टेटमेंट के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्या स्टेटमेंट? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन इज रेजिस्टिविटी, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई वायर लो, ये वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना लंबा है, कितना मोटा है, और कौन सा मटेरियल का है, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि स्टील का है कि किसका है। अकॉर्डिंगली हमें रो का वैल्यू लेना पड़ेगा, एल का वैल्यू, ए का वैल्यू मेजर करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। खाली इतना नहीं, हम बेसिकली देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द मटेरियल। कोई एक मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना धक्का मुक्का खा के जा रहा है, वो डिसाइड करता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। अगर ये बात है तो चलो देखते हैं क्या होता है व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। क्या कहेंगे? डिपेंडेंस ऑफ resistance on temperature। सर ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? चलो देखते हैं। देखो ये कोई एक वायर है, इस वायर के अंदर से क्या हो रहा है कि कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा है। अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये घूम रहा है इधर, ये घूम रहा है इधर।
तो क्या हो गया, ये जब जा रहा था इसके अंदर से तो ये टकरा के ऐसे करके जा रहा था। जितनी ज्यादा टकराव पाया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस पाया। सोचो कि एक रूम में आप एक जगह से स्कूल की कॉरिडोर पे एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाना चाहते हो और रास्ते में बहुत सारे लोग इधर उधर चुपचाप खड़े हैं। अगर आप भाग के जाओगे उनके साथ टकराते टकराते जाओगे तो आप कहोगे कुछ रेजिस्टेंस तो मिल रहा है। अब क्या होगा, सपोज हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया। टेम्परेचर को बढ़ा देने से ये जो मटेरियल है इसको गर्म कर देने से जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी को फोटोन के रूप में ये इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन जब फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या करते हैं, हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं। हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसे घूम रहा था, उसको कुछ एनर्जी मिल जाएगा तो जंप करके वो हायर ऑर्बिट में आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो ऑर्बिट में वो रह नहीं सकता। किसी भी ऑर्बिट में किसी एक इलेक्ट्रॉन को टिके रहने के लिए कुछ कंडीशन है। बोर्स लॉ आप जानते होगे या फिर पढ़े नहीं होगे तो पढ़ोगे। क्या है कि इसका एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है तो रहेगा नहीं, फिर से वापस आ जाएगा। मतलब अगर कंटिन्यूअसली गर्म कर रहे हो तो हीट खा के ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, हीट छोड़ देगा, फिर हीट खा के ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट के बीच में ऑसिलेट करने लगेंगे, है ना। जब आप हीट एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अब देखोगे हर एक इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में ऑसिलेट करने लगे हैं। जा रहे हैं ऐसे करके चल रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन। एजिटेटेड हो गया, जैसे आप काफी समय गर्म में बैठते हो तो एजिटेट हो जाते हो, हाँ कितना गर्म है, हिलते डुलते लगते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हीट पाके एजिटेट हो गया, हायर ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट के बीच में ऑसिलेट करने लगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल एजिटेशन। अब सोचो, अब हम किसी एक वायर का टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह हिलने डुलने लगे हैं। अब ये बाहर का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाएगा, मोर कोलिजन मिलेगा कि लेस कोलिजन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी अपनी जगह होते, हिलते डुलते नहीं, ये जाता, कुछ कोलिजन मिलता। अब ये इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर जंप करने लगे हैं, ये जाएगा तो ज्यादा कोलिजन मिलेगा कि कम कोलिजन मिलेगा। सोचो स्कूल की कॉरिडोर में आप भाग रहे हो और कॉरिडोर में कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं, आप दौड़ के जा रहे हो, टकरा के जा रहे हो, यू गेट सम नंबर ऑफ कोलिजन्स। अगर उतने ही लोग कॉरिडोर में इधर उधर भाग रहे हैं और आप दौड़ के जाओगे, आपको ज्यादा धक्का का मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर होने लगे, अब ये बाहर वाला जाएगा तो उसको ज्यादा कोलिजन मिलेगा। ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अफेक्टेड होता है और बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? किसके केस में? इन केस ऑफ ए कंडक्टर। तो क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे यहां पे, इन केस ऑफ कंडक्टर्स with increase in temperature, the electrons undergo thermal agitation. So resistance increases. तो क्या रखना है? ये पूरा स्टेटमेंट से क्या याद रखना है? इन केस ऑफ कंडक्टर्स याद रखना है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स ये याद रखना है कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। कॉपर वायर को गर्म कर देंगे, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में? याद रखो कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स उल्टा होता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स with increase in temperature resistance decreases.
समझ में आया। कंडक्टर की केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो। इंसुलेटर के केस में घट जाता है। कोई एक रबर का वायर ले लो, रबर का वायर को लेके प्लग में डालो तो आपको कोई करंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि रबर का इंसुलेटर है। आप इसको एक कैंडल से गर्म करो, जैसे जैसे गर्म होने लगेगा फिर देखोगे क्या हो गया, नहीं आपको शक लगने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर से भी करंट फ्लो करने लगा है। समझ में आया क्या? सो गर्म हो जाने से कंडक्टर इंसुलेटर के अंदर से भी करंट फ्लो करने लगता है। मतलब पहले तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इंसुलेटर था, लेकिन अभी करंट फ्लो करने लगा है। मतलब हम कहेंगे रेजिस्टेंस घट गया है। ये दो चीज आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये याद रखना, ठीक है। एक बढ़ेगा एक घटेगा वो सब समझ में आ रहा है ऐसा, लेकिन बताइए कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये बताना है, ठीक है। चलो बताते हैं कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा वो बताते हैं, ठीक है। if R1 is रेजिस्टेंस, कोई एक वायर का रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T1, R2 is resistance at टेम्परेचर T2 टेम्परेचर में R2 रेजिस्टेंस है, T1 टेम्परेचर में R1 रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पहले R1 था, अब R2 हो गया। टेम्परेचर जब T1 से T2 हो गया, रेजिस्टेंस R1 से R2 हो गया। ये चारों के बीच में क्या रिलेशन है? R1 R2 T1 T2 रिलेशन है। देन R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये चीज याद रखना, क्या है? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जिसमें वेर डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। कैसे निकालते हैं इसको? T2 माइनस T1। सर यहाँ पर कोई एक अल्फा लिखा है, वो क्या है? अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, क्या इसका यूनिट बता सकते हैं? देखो तो, अगर मैं कहूं यहां पर कि R2 इज इक्वल टू दिस, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, थोड़ा इसको एक्सपांड करके लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा इसको एक्सपांड करके लिखते हैं। तो R2 क्या बन गया? R2 इज कमिंग आउट टू बी, R1 को मल्टीप्लाई करो, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T। अब हम निकालना चाहते हैं ये अल्फा है क्या, तो हम कहेंगे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा T। और अगर हम अल्फा निकालना चाहेंगे तो बाकी सबको इधर डिवाइड कर देंगे, R2 माइनस R1 बाय R1 डेल्टा T। यस, R2 अल्फा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डरना मना है। अब देखो कि हमें अल्फा का एक छोटा मोटा फॉर्मूला मिल गया है जो हमें याद नहीं रखना है। अच्छा, तो फिर क्यों करवा रहे हैं सर? अरे हमें यहां से इसका यूनिट निकालना है। देखो R2 इज इन ओम, ओम माइनस ओम क्या होगा? ओम। नीचे R1 है, ये भी तो ओम है, ये भी ओम हो गया। और डेल्टा T है, टेम्परेचर है, सम T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंस भी हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ओम बाई ओम तो हरि ओम हो गया। क्या मिल गया? ओनली 1 बाय डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। T1 T2 R1 दिया रहेगा
और अल्फा दिया रहेगा, R2 निकालो इसे पूछेगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेट अस समराइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। पूरा चीज को समरी करते हैं, जो जो चीज देखे, क्या क्या चीज देखे, समरी करेंगे तो R डिपेंड्स ऑन क्या क्या की चीज के ऊपर, लेंथ। कैसे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ज्यादा होने से डिस्टेंस ज्यादा होता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। और R इज गिवन बाय, R डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। ये नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा। कोई पूछेगा आपको ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। क्या यहां तक की बातें समझ में आया? यस सर, यस। यहाँ तक की चीजें सबको यस सर, यस, यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? यस सर, यस, बड़ी देर में समझ में आया आपको। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसको अभी हम लोग करेंगे। ये सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। दिया है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस R was cut into unequal parts. When the parts were bundled together, find the resistance across the bundle. हमारे पास कोई एक वायर था, कितना लंबा था कोई जानकारी नहीं है, कितना मोटा था कोई जानकारी नहीं है। मान लो कि लेंथ L था, एरिया A था। अब उसको क्या किए, हम काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े किए। कितना टुकड़े किए, n इक्वल पार्ट्स, मतलब हर एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा। इसको अगर n पार्ट करेंगे, हर एक पार्ट का लेंथ कितना, 2 पार्ट करेंगे तो हर एक का होगा L/2, 3 पार्ट करेंगे तो L/3, n पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिल भी n इक्वल पार्ट्स, मतलब हर एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा L/n। ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका लेंथ L/n, दूसरा टुकड़ा है L/n, तीसरा टुकड़ा है L/n। ये सारा जो टुकड़े दिए सारे को जोड़ के एक बंडल बना दिए। अगर ओरिजिनल वायर का लेंथ L था, ध्यान से देखो, ओरिजिनल वायर का अगर लेंथ L था तो ये जो टुकड़े टुकड़े काट के सारे टुकड़े को जोड़ के हम एक बंडल बना दिए। क्या बता सकते हो ये बंडल का लेंथ कितना होगा? n टुकड़ा किए हैं, वी हैव कन्वर्टेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पार्ट किए होते तो हर एक पार्ट का लेंथ होता है L/2, n पार्ट्स किए तो हर एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा L/n। अच्छा, हर एक वायर का एरिया A है, तो यहाँ पर कितने ठो वायर है, n ठो वायर है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, n इंटू A। पूछा है शुरू में अगर रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, और इट R डैश पूछा है, बताओ R डैश कितना होगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मुझे मालूम है। सपोज ये वायर का रेजिस्टिविटी रो है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस हो गया रो L/A। इसको काट के टुकड़े टुकड़े करने के बाद रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, दरवाजा पर तो लाइट आ रहा है। तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, जबकि लेंथ क्या बन जाएगा, लेंथ विल बिकम L/n। एरिया क्या बन गया, n इंटू A। देख लो, एरिया बन गया n इंटू A, क्योंकि n ठो वायर था, हर एक वायर का एरिया A था, सब मिलके हैं, तो कितना मोटा हो जाएगा, n इंटू A। अब ये चीज को अगर सजा के लिखते हैं तो क्या ये ऐसे लिखेगा, रो L/A, यहाँ पर n था नीचे आ गया तो बन गया 1/n²। रो L/A क्या है, R, मतलब नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R/n²। रो L/A की जगह R लिख दी। सो कोई वायर को काट के n टुकड़ा करके सारे टुकड़े को बंडल बना देते हैं तो रेजिस्टेंस बन जाता है R/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई बार है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 सेंटीमीटर। सोचो कि हमारे पास कोई एक बार है, ऐसा कोई एक बार है, ये बार का लेंथ कितना है, लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है, रेडियस मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया है तो एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 3 का स्क्वायर, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये जो था 40 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मीटर करें तो 40/100 0.4 मीटर है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर किए, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर, 1/100 का स्क्वायर हो गया 1/10,000, 1/10,000 इज 10⁻⁻4। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, कितना 4 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में दिया है। लेंथ कितना हो गया, ये 0.4 मीटर। अच्छा, और आपका जो एरिया है वो कितना है, इट इज 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये बार बार यहाँ पर यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे आपको ये चीज समझ में आया, सबका वैल्यू हम डाल दिए, तो हम कहेंगे सबके साथ सबके विकास कैसे करना है, वैल्यू सिंप्लीफाई करो, जो मिल गया वही आंसर आएगा। व्हाट इज द आंसर नाउ, इट इज कमिंग 10⁻³ ऊपर गया 10⁻+4 हो गया, तो हो गया 10, तो ये ऊपर हो गया 16/9 पाई ओम्स। रेजिस्टेंस विल बी 16/9 पाई ओम्स। कितना सिंपल है कि नहीं, डायरेक्ट रो एल बाई ए फॉर्मूला डाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two copper wires have lengths in ratio. Two copper wires have lengths in the ratio 4:3 and radius of cross section in ratio 2:3. Find the ratio of their resistances. सिंपल क्वेश्चन है, यही आता है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाय एरिया। अगर एरिया को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस बताएंगे तो कोई वायर है जिसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो हम कहेंगे इट इज रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। पूछा है क्या दिया है हमें, यहाँ पर दिया है कि लेंथ्स आर इन द रेशियो, दोनों वायर का लेंथ्स का रेशियो है 4/3, दोनों वायर का रेडियस का रेशियो है R1/R2 2/3। अच्छा, तो बताओ रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। पहला वाला का रेजिस्टेंस हुआ रो L1/A1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या हो गया, पहला वाला का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ R लिखेंगे तो पहले वाले का रेजिस्टेंस लिखेंगे रो L1/पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2 है तो क्या लिखेंगे रो L2, उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड हुआ है उल्टा हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। रो दोनों का बराबर होगा क्योंकि दोनों कॉपर वायर है और रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। दोनों कॉपर वायर है, रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि दोनों का रो बराबर है। तो ठीक है, अगर दोनों का रो बराबर है तो चलिए रेजिस्टेंस को सिंपलीफाई करते हैं। क्या मिला R1/R2, देखो तो ऊपर का पाई नीचे का पाई, ऊपर रो है नीचे रो है, खत्म हो गया। मिला L1 R2 स्क्वायर बाय L2 R1 स्क्वायर, which is L1/L2 into R2/R1 का स्क्वायर। L1/L2 तो हमें दिया गया है, कितना है 4/3, R2/R1, R1/R2 दिया है 2/3, R2/R1 हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। चलिए सिंपलीफाई करिए, ये 4 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज 36, ये 3 into 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया 12, तो आंसर हो गया 3:1। So their resistances will be in the ratio 3:1। कितना सिंपल है देखो, every one of you can do it।
सच ए सिंपल क्वेश्चन, एवरीवन ऑफ यू कैन डू इट, जस्ट ए मैथमेटिकल जगलरी, आपको ये सारा चीज कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक वायर था, मान लो कि कंपैरेटिवली मोटा वायर था, ये कोई एक वायर था, ये वायर का रेजिस्टेंस कितना था R। अब इसको क्या किए हम, खींच के लंबा कर दिए, खींच के लंबा कर दिए, मतलब चलो मानते हैं कि इसका लेंथ था L और एरिया था A, खींच के लंबा कर दिए, मतलब क्या हुआ यूं कि इस वायर को खींच के हम ऐसे खींच के लंबा कर देंगे तो पतला भी तो हो जाएगा। जब इसको खींच के लंबा कर दिए तो ये पतला भी हो जाएगा। कितना लंबा किए, दिया है कि इट वाज स्ट्रेच्ड, खींचा गया दोनों तरफ से, टिल लेंथ बिकम्स n टाइम्स, मतलब पहले अगर लेंथ L था अब हो जाएगा लेंथ NL। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? लेंथ अगर L था, खींच के लंबा किए, NL हो गया। चलो मानते हैं कि एरिया A था, तो यहां पर एरिया उतना ही रहेगा कि कम रहेगा, उतना ही रहेगा कि कम रहेगा, कि कम हो जाएगा। अच्छा, तो हम कहेंगे खींचने से लंबा तो हो गया, क्या वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा? नहीं, बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन सेम। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम डज नॉट चेंज, मतलब पहले वाले का जो वॉल्यूम था वही रहेगा, मतलब A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू NL, मतलब A डैश का वैल्यू कितना आया, L तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इट इज A बाई N। अच्छा, पहले वायर का रेजिस्टेंस L था, एरिया A था, क्या दिया गया है हमें दिया गया है कि जो वायर था इसका कुछ रेजिस्टेंस था, कितना था, रो L बाई A, ये था पुराना रेजिस्टेंस। बोला खींच के लंबा करने के बाद नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ऐसा पूछा गया है आपको। डरने की कोई बात नहीं है, आपके साथ फॉर्मूला है, क्या है, रो लेंथ, इसका लेंथ अब कितना है NL, एरिया अब कितना है, एरिया कितना है, इट इज A डैश, A डैश का वैल्यू कितना है, A डैश लिखो, A डैश का वैल्यू कितना है, रो NL बाय A डैश की जगह लिख सकते हैं A बाई N, तो लिख दिए A बाय N। अब देखो ये N ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, N स्क्वायर रो L बाय A। रो L बाई A क्या था, रेजिस्टेंस, अब क्या हो गया, ये बन गया N स्क्वायर टाइम्स R। तो कोई वायर को खींच के n टाइम्स लंबा कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बन जाता है कितना, N स्क्वायर R। क्या चीजें समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड? यस। अगला क्वेश्चन देखो, at 20 degree centigrade resistance of a wire is 60 ohms. What will be resistance at 120 degree centigrade given that temperature coefficient of material is this? मतलब क्या दिया है देखो, तो पहले दिखेंगे R1 कितना दिया है 60 ohms। कौन सा टेम्परेचर में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। पूछा है R2 क्या होगा, कितने टेम्परेचर में, 120 डिग्री सेंटीग्रेड में, और अल्फा भी दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, अगर हमें T1 मालूम है, T2 मालूम है, क्या हम डेल्टा T निकाल सकते हैं? ये क्या होता है सर, T2 माइनस T1 होता है। T2 माइनस T1 कितना हुआ, 120 माइनस 20 इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, पूछा है R2 क्या है, R2 क्या है, हमें तो फॉर्मूला मालूम है, इट इज R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। वैल्यू डाला जाए, R1 था 60, ये 1 है, अल्फा का वैल्यू है 0.005, दैट मल्टीप्लाइड टू डेल्टा T कितना है 100, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 100 इंटू 0.005 तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.5, so it is 60 इंटू 1 प्लस 0.5
that is 1.5 multiplied to 60 is 90 ohms। तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका रेजिस्टेंस था 60 ओम, तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस विल बी 90 ओम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये सिंपल तो है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज है, कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन तुम लोगों का नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आया आपकी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रिलेटेड हम लोग अभी 5 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके साथ साथ ओम्स लॉ। ठीक है, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, फिर हम लोग इसको अगले क्लास करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसका वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, यू प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स बना के उसको मेरे को पीडीएफ में भेजना। फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।